महेंद्र और तेजेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जहाँ तेजेंद्र एक अमीर बिजनेसमैन होता है, वही महेंद्र एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो एक कंपनी में नौकरी करता है। यार तेजेंद्र, हम दोनों इतने सालों से दोस्त थे। इतने सालों में कई लोग आए और कई लोग चले भी गए, लेकिन हमारी दोस्ती कायम रही। ये अपनी दोस्ती के नाम। चीयर्स। हाँ महेंद्र, चीयर्स। अरे वाह, तुम्हारी बेटी ने तो काफी कमाल का शरबत बनाया है। हाँ तेजेंद्र, मेरी दोनों बेटियों के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। हाँ हाँ, वाकई में। अच्छा महेंद्र, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना मैं अपने बेटे विवेक की शादी तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ करा दूं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह तेजेंद्र, क्यों नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इस दोस्ती के नाते को समझी के नाते में बदलने में मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मैं तो खुद तुझसे इस बारे में बोलने वाला था। एक तरह से तूने मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो बढ़िया है। वैसे महेंद्र, मेरा बेटा विवेक अंधा है। कुछ सालों पहले एक हादसे में उसने अपने आंखों की रोशनी खो दी। आशा करता हूँ कि उसके अंधे होने से तुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे तू पागल है क्या? मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी का रंग काला है, वही छोटी वाली बेटी गोरी है। इंसान के बाहरी रूप से उसकी अच्छाई, उसकी खूबी और उसका स्वभाव परखा नहीं जा सकता। ये सारी दकियानुसी और बेतुकी बातें हैं, और मेरी दो बेटियों का भी यही विचार है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तेरे और तेरी दोनों बेटियों के विचारों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। तेजेंद्र का बेटा विवेक अंधा होता है, वही महेंद्र अपनी बड़ी बेटी झिलमिल और छोटी बेटी आंचल के साथ रहता है। झिलमिल एक शॉप में काम करती है, वही आंचल अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होती है। और उन दोनों की माँ सुमन का कुछ सालों पहले ही देहांत हुआ होता है। झिलमिल बिटिया, अब तुम्हारे हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। मेरा दोस्त है ना तेजेंद्र ठाकुर, उसके बेटे विवेक को चुना है मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन वो बेचारा अंधा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस सब से कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी, मुझे कोई एतराज नहीं। आपने अगर मेरे लिए कोई लड़का चुना होगा तो वो अच्छा ही होगा। और वैसे भी मैं तो अपने मन की आंखों से दूसरों की सुंदरता देखती हूँ। विवेक ठाकुर बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करती हूँ। वो अंधा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है और साथ ही क्या मधुर गीत गाता है। और झिलमिल दीदी, आपकी और विवेक की जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। आंचल की बातें सुनकर झिलमिल शर्मा जाती है। फिर जब महेंद्र झिलमिल और विवेक को मिलवाता है तभी, हेलो झिलमिल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ विवेक जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया झिलमिल। पापा बता रहे थे तुम्हारे बारे में। हाँ विवेक जी, मुझे भी मेरे पापा आपके बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे। और तो और मैंने आपके गाने भी सुने हैं। बहुत अच्छी और मनमोहक आवाज है आपकी। थैंक यू झिलमिल। विवेक जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाकर दिखा सकते हैं क्या? हाँ झिलमिल, क्यों नहीं। फिर विवेक झिलमिल को गिटार बजाकर गाना गाकर सुनाता है और इस तरह वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। और पहली ही मुलाकात में उनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आंचल अपनी बहन झिलमिल से बहुत प्यार करती है। एक दिन जब वो दोनों मार्केट में गए होते हैं तभी, अरे ओ कल्लो, सब्जी लेनी है तो जल्दी ले, वरना निकल यहाँ से, काली कलूटी कही की। सब्जी वाले की बात सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओए, तेरी तो ऐसी की तैसी, क्या कहा रे लल्लू चपड़गंजू? अरे अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में कभी? लप्पू सी शक्ल वाले, मेरी बहन को काली कलूटी कहने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देख।
छोड़ो ना आंचल, चलो यहाँ से। नहीं झिलमिल दीदी, हमें इन जैसे नालायक लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अरे आपका रंग काला है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए। आप मेरी दीदी हो। ओए तू चपड़ गंजू, ध्यान से सुन ले मेरी बात। काली और कलूटी तेरी सोच है, तेरा मन है, लेकिन मेरी दीदी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। समझा कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया मैं। माफ कर दो दीदी। फिर घर आने के बाद, आंचल, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुझ जैसी छोटी बहन मिली। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे होते हुए मेरे जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाँ दीदी, लेकिन मैं तो आपसे भी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि आप मेरी दीदी हो। और आप ना टेंशन मत लिया करो। मैं तो बस उम्र में ही छोटी हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे को सबक सिखा सकती हूँ। बस कोई मेरी दीदी की तरफ आंख उठा कर तो दिखाए, फिर तो मैं उसकी आंखें ही नोच लूंगी। भगवान करे कि तुम दोनों बहनों में इसी तरह प्यार और इज्जत बनी रहे। बच्चियों, मैं चाहे इस दुनिया में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की रक्षा करना। पापा, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अभी तो आप जवान हो और अब तो आपको बहुत जीना है, बहुत सी चीजें भी देखनी है। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों भी ना, सच में। अब विवेक और झिलमिल एक दूसरे को अक्सर मिला करते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरे विवेक बेटा, झिलमिल कैसी लगी तुम्हें? तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम इस रिश्ते को साफ साफ मना कर सकते हो। हम तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे नहीं माँ पापा, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे झिलमिल बहुत पसंद है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। मुझे पता था बेटा, महेंद्र की दोनों बेटियां बहुत संस्कारी और गुणवान हैं। उसने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने एकदम सही फैसला लिया है। फिर पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक दिन झिलमिल अपनी सहेली रिंकू से मिलती है। यार झिलमिल, वो कितना अच्छा दिखता है यार, और उसके गाने भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। कुछ 50-60 हजार फॉलोअर्स है उसके। हाँ रिंकू, मुझे भी विवेक जी बहुत पसंद आने लगे हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जैसा पति चाहिए था, विवेक जी बिल्कुल वैसे हैं। विवेक जी के माता पिता भी बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ झिलमिल, वो बात तो है, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या कि विवेक से शादी करने के बाद तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है? क्या प्रॉब्लम्स? लेकिन रिंकू, वो ऐसा क्यों बोल रही है? देख झिलमिल, मेरी बात का बुरा मत मान, लेकिन तू तो जानती है ना कि लोग तेरे काले रंग के बारे में कितने ताने कसते हैं, ना तिरस्कार करते हैं तेरा। और अब जब तू एक अंधे लड़के से शादी करेगी तो तुझे दुनिया और बुरा भला बोलेगी। मैं और तेरे चाहने वाले तो असली सुंदरता की परिभाषा जानते हैं, लेकिन इस जालिम दुनिया के लोगों के लिए सुंदरता की परिभाषा कुछ और ही है। ये लोग तो बाहर की सुंदरता को ही महत्व देते हैं। रिंकू, मैं तेरी चिंता को भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं रहा। मेरे पापा कहते हैं, हम चाहे कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। अरे कोई हमें संभालने तो आता नहीं है, ना ही हमारे खर्चे उठाता है, तो फिर हम उनकी बातों को अपने दिल पर क्यों लगाए? हाँ यार, तेरी ये बात भी सही है। तुझे पता है रिंकू, मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सहा है, लेकिन अब मैं मेरे सारे दुख सहकर मजबूत बन गई हूँ। और कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे लिए मेरी दुनिया केवल मेरा मायका, मेरा ससुराल और मेरे थोड़े बहुत चहेते दोस्त ही है, जो मेरी पूरे दिल से इज्जत करते हैं और मुझे कभी भी बुरा फील नहीं होने देते। वाह झिलमिल, तेरी सोच तो सच में काफी कमाल की है। जहाँ बाकी के लोग अपनी कमियों पर रोते हैं, वही तूने मजबूत होकर अपने आप को अपनी कमियों के साथ अपनाया है और अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी रही है। हर किसी को ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए और ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। हाँ रिंकू। फिर एक दिन शादी की शॉपिंग करते करते अचानक से झिलमिल और आंचल को एक मंदिर दिखता है और वो दोनों उसमें दर्शन करने जाती है। मंदिर के बाहर निकलते ही एक बुढ़िया उनके सामने आती है। दीदी, आपके पास अगर खुले पैसे होंगे तो दे दो ना इन्हें। हाँ चल, अभी देती हूँ। ये लीजिए काकी जी। खुश रहो बच्चियों। धन्यवाद काकी जी। बच्चियों, तुम दोनों के चेहरे को देखकर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तुम दोनों की किस्मत बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। ऐसा खेल जो सब कुछ बदल देगा, सब कुछ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। ये काकी जी ने क्या कहा अभी? तुझे कुछ समझा क्या आंचल? नहीं दीदी, मेरे तो दिमाग के ऊपर ही गया सब कुछ। छोड़ो ना वो सब। ये बूढ़े लोगों की तो आदत ही होती है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो दीदी। अब चलो जल्दी, हमारी ढेर सारी शॉपिंग बाकी है अभी। हाँ चल, तूने बिल्कुल सही कहा। चल जल्दी निकलते हैं। फिर रात में घर आने के बाद झिलमिल और विवेक एक दूसरे के साथ फोन पर बातें करते हैं। विवेक जी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीवी बन जाऊंगी। हाँ झिलमिल, अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। विवेक जी, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आपने मुझे स्वीकारा है और मुझे अपनी बीवी के तौर पर चुना है। अरे झिलमिल, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है भला? अब तुम हो ही इतनी सुंदर, भला कोई तुम्हें कैसे ना स्वीकारे। उल्टा ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा से ही ऐसी ही बीवी चाहता था जैसी तुम हो झिलमिल। हाय, ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, मुझे भी हमेशा आपके जैसा ही पति चाहिए था और अब मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। अरे वाह, चलो बढ़िया है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और विवेक और झिलमिल दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त होते हैं, तभी महेंद्र को एक कॉल आता है और गाने के शोर शराबे से बचकर वो छत पर बात करने के लिए चला जाता है। हाँ भाई साहब, बोलिए। वो नीचे आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, धन्यवाद साहब, लेकिन आप आए नहीं शादी में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। महेंद्र फोन पर बात करने के चक्कर में ये देखता ही नहीं कि आगे छत का किनारा है और वो अचानक से किनारे के पार जाकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पापा! महेंद्र, ये क्या हो गया? नहीं, मेरे पापा! सभी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और महेंद्र के जाने के बाद आंचल अब अकेली ना रहे, इसीलिए अगले ही दिन तेजेंद्र आंचल के पास जाता है और उसे कहता है, आंचल बिटिया, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। क्या? लेकिन मैं वहां पर कैसे रह सकती हूँ काका? वो तो मेरे दीदी का ससुराल है अभी। देखो आंचल, वो तुम्हारे दीदी का ससुराल होने से पहले तुम दोनों का अपना घर है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और बिटिया, महेंद्र के जाने के बाद अब तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? नहीं बेटिया, एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
चलो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र काका। इतना कहकर आंचल तेजेंद्र के गले लगती है और अब बाकी के सारे सामान के साथ साथ आंचल ठाकुर निवास में अपने कदम रखती है और उसे अपने ससुराल में देखकर झिलमिल एकदम हैरान रह जाती है। आंचल, तू यहाँ पर? हाँ झिलमिल दीदी, वो तेजेंद्र काका मुझे यहाँ पर लेकर आए। झिलमिल बहू, आंचल भी मेरी बेटी के समान है और जब बेटी माना ही है तो पिता का फर्ज निभाने में कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब से आंचल हमारे साथ ही रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झिलमिल बिटिया, धन्यवाद कहकर मुझे पराया महसूस मत करा। तुम दोनों तो मेरी ही बेटियां हो। अब आंचल उसी घर में रहने लगती है। फिर रात में झिलमिल अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी विवेक उसे सांत्वना देता है। झिलमिल, रो मत यार, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और हमारी शादी होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी ये इच्छा अधूरी नहीं रही, पूरी हो गई है। हाँ विवेक जी, वो तो है। और वैसे भी झिलमिल, तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना? हाँ विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पापा मेरे साथ ही है। विवेक जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, यह देख झिलमिल को बहुत अच्छा लगता है। फिर 2 दिन बाद अचानक से जब विवेक सुबह उठता है, तभी वो सब कुछ देख पाता है। अरे ये क्या? मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे वाह, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटने के 50% चांसेस है, और आज वो सच हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे पहले जाकर अपनी झिलमिल को देखूंगा। झिलमिल, झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल से मिलने जाता है और तभी उसे आंचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे झिलमिल समझ बैठता है। झिलमिल, देखो झिलमिल, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ झिलमिल, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मैं झिलमिल। तभी वहां पर उसके माता पिता आते हैं। माँ पापा, देखो ना, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। इतना कहकर विवेक आंचल को गले से लगाता है और यह देखकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। विवेक, तुम जिसे झिलमिल समझ रहे हो वो झिलमिल है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी छोटी बहन यानी तुम्हारी साली आंचल है। ये है झिलमिल। क्या? हाँ विवेक जी, मैं हूँ आपकी पत्नी झिलमिल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल अपनी बहन आंचल की तरह, लेकिन तुम तो 1% भी अपनी बहन की तरह नहीं दिखती। पापा, यह आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? मेरे अंधे होने का आपने फायदा उठाया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। शांत रहो विवेक। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कल तक तो तुम झिलमिल से बेशुमार प्यार करते थे, और आज जब तुमने इसकी शक्ल देख ली तो अब तुम्हें इससे नफरत होने लगी है। हाँ हाँ पापा, क्योंकि मैं एक काली लड़की के साथ नहीं रह सकता। बस कीजिए जीजू, मेरी दीदी काली जरूर है, लेकिन भूलिए मत, इसी काली लड़की से आप दिल लगा बैठे हो, और इसी काली लड़की के साथ इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे थे, और इसी से आपको इतना प्यार हुआ है। और प्यार तो मन से होता है, तो फिर उसके रंग को देखकर आपका प्यार फीका कैसे पड़ गया?
विवेक जी, मुझे तो ये लगा था कि आपको मेरे काले रंग के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपको नहीं पता था और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं झिलमिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो और विवेक की धर्म पत्नी हो। तुम्हारी जगह यही इसी घर में है। और विवेक, तुमने इसके साथ फेरे लिए हैं और अब तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। हाँ विवेक, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी घटिया सोच को बदलो। प्यार किसी रूप और रंग से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। ठीक है माँ पापा, अब जब इस रिश्ते में मैं बंध ही चुका हूँ तो मैं इसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैं इसके साथ ये शादी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी मेरा ये शादी निभाने का कोई मन नहीं है। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। उस दिन झिलमिल बहुत रोती है। अब जब जब वो विवेक के पास आने की कोशिश करती है, वो झिलमिल को इग्नोर करता है। विवेक जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? नहीं झिलमिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और विवेक जी, विवेक वहां से चला जाता है। इतनी बदनसीब हूं मैं, सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा काला होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विवेक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है और ऐसे ही एक सुबह, आंचल, तुम कॉलेज जा रही हो ना? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, पहले ही बहुत कुछ हो गया है और इस हालात में अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो ये देखकर दीदी को और बुरा लगेगा। उस दिन भी आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तब भी दीदी को बहुत बुरा लगा था। आई नो आंचल, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारे दीदी को छोड़ दिया है। हूं ना उसके साथ। और सॉरी अगर तुम्हें मेरी कई बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम अब मेरी साली हो और अब तुम भी एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जीजू। अब विवेक आंचल को हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और शाम को आते समय उसे घर लेकर आता है। फिर एक शाम वो दोनों हंसते गपियाते हुए घर लौटते हैं और ये देखकर झिलमिल के मन पर बहुत ठेस लगती है। हाँ जीजू, मैं तो आज के बाद उस कैफे में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हंसाया उस आदमी ने। हाँ चल, सीरियसली। ये दोनों कितने करीब आते जा रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। विवेक जी को अपनी काली बेबी से ज्यादा गोरी साली चू पसंद है। सच में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। फिर एक रात जब झिलमिल की आँख खुलती है, तभी वह देखती है कि विवेक कमरे में है ही नहीं। ये क्या, ये विवेक जी कहाँ पर चले गए। फिर जब झिलमिल बालकनी में जाती है, तभी वो विवेक और आंचल को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत दुख होता है। गुजरते समय के साथ साथ अब विवेक और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी सदा सुखी रहो बच्चों, ये लो प्रसाद। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर तक कायम रहे। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा नहीं है। विवेक जी की पत्नी मैं हूँ। आप इन्हें और मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रसाद भी। अच्छा, मुझे माफ करना बिटिया। मुझे लगा कि ये तुम्हारी बहन और विवेक ही पति पत्नी है। झिलमिल से अब आंचल और विवेक का साथ रहना देखा नहीं जाता। फिर एक रात आंचल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ओह गॉड आंचल, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जीजू, बस हल्का सा बुखार आया है। वो कल मैं बारिश में भीगी थी ना, इसीलिए। अरे बुखार चाहे हल्का हो या तेज,
तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही गई ना, और अब ये और ज्यादा खराब हो। उससे पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जीजू, मैं दवाई खा लेती हूँ। मैंने घर आते समय मेडिकल से ले ली थी। नहीं आंचल, डॉक्टर की दवाई में और मेडिकल से लाई गई दवाई में बहुत फर्क होता है। आखिरकार विवेक अपनी ही मनमानी करता है और वो डॉक्टर को बुलाता है, और उसे आंचल का इतना ख्याल रखते हुए देखकर झिलमिल को बहुत जलन होती है। फिर वो अगले दिन अपनी सास मालविका के पास जाकर कहती है, माँ जी, अब एक आप ही हो जो विवेक जी को समझा सकती हो। आप तो देख ही रही हो ना माँ जी कि वो आंचल के साथ कितना करीब आने लगा है। जीजा साली तो दूर की बात है, वो दोनों तो दोस्त ही बन चुके हैं। प्लीज माँ जी, उन्हें समझाइए कि आंचल के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखे। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं उन्हें आंचल के साथ देखती हूँ तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। झिलमिल बिटिया, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी विवेक को। फिर मालविका विवेक को समझाती है, लेकिन माँ, मैं और आंचल सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और आंचल की जगह पर और कोई भी होता ना तो मैं उसकी भी उतनी ही फिक्र करता। इसमें झिलमिल को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विवेक बेटा, तू ये बहुत गलत बोल रहा है। झिलमिल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे कहाँ गया तेरा वो प्यार? कहाँ गई तेरी फिक्र? तू झिलमिल को कितना चाहता था, और अब क्या हुआ? जब से तेरी आंखों की रोशनी लौट आई है तब से तू उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। जरा सोच, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे बस माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरा और आंचल का कोई अफेयर चल रहा है। और आखिर झिलमिल को मेरे और आंचल के करीब आने से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। तो प्लीज उससे कहिए कि खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर विवेक, इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। मालविका के इतना समझाने पर भी विवेक पर उसका कोई असर नहीं होता। और एक दिन जब आंचल कॉलेज में टॉप करती है तभी उसी खुशी में विवेक उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। कांग्रेचुलेशंस आंचल, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तुम डिजर्व करती थी। वेल डन आंचल। थैंक यू जीजू, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशानी ली आपने। अरे इसमें कैसी परेशानी, ये तो बस एक मामूली चीज है। तुम बस खुश रहो और खूब तरक्की करो। और हाँ, अब जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जीजू। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर झिलमिल का माथा और गर्म हो जाता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे आंचल के पास जाना ही होगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। फिर गुस्से में झिलमिल आंचल के कमरे में जाती है। अरे दीदी, अब खाली हाथ क्यों आई हो? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? तुझे क्या लगता है आंचल, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं सब समझती हूँ कि तुझे विवेक जी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे दीदी, आप ये कैसे खिलौनी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। झूठ, सारा सर झूठ बोल रही हो तुम आंचल। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती है ताकि तू इस अमीर घर की बहू बन जाए। तेरे कारण विवेक जी मुझसे नफरत करते हैं। अगर उस दिन उनके आंखों की रोशनी आने के बाद तू उन्हें नहीं दिखती तो वो तुझे झिलमिल नहीं समझ बैठते और जैसे तैसे मेरा स्वीकार ही कर लेते। साली होते हुए घरवाली बनने के सपने देख रही है तू, बेशरम कही की। अरे नहीं दीदी, ये आप क्या बोल रही है? मेरा यकीन कीजिए,
ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा आंचल। तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर विवेक जी तुझसे बात कर रहे थे तो तू उनसे बात करना बंद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। अभी तेरी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तू अब दूसरे शहर चली जा और वहीं जाकर सेटल हो जा। किसी को बिना बताए चली जा, वरना वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। क्योंकि तू अगर यहाँ पर रही तो विवेक जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या? लेकिन दीदी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह होने पर तू मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए और आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल भी कभी मत दिखाना। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं तो प्लीज यहाँ से चली जा। झिलमिल की इन बातों पर आंचल कुछ नहीं कह पाती और वो अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है और तभी झिलमिल आंचल के कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां से जा चुकी होती है। चलो अच्छा है, आखिरकार बला टल गई। लगता है ये रात को ही चली गई। अब मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हे भगवान! आंचल, आंचल कहाँ है तू? आंचल! अब इस तरह से झिलमिल पूरे घर में आंचल को ढूंढने का नाटक करती है और उसे इतना परेशान देखकर मालविका, तेजेंद्र और विवेक भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो झिलमिल? ऐसे अचानक से कहाँ चली गई वो? पता नहीं पापा जी, मैं उसके कमरे में गई थी लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो यही कही होगी। हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। हाँ विवेक, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी झिलमिल को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। और तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुंबई से पुणे जाने वाली ये बस खाई में एक बड़े से पेड़ से टकरा गई है और इस गंभीर एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के सारे पैसेंजर्स जख्मी हैं। और ये रही उन घायल लोगों की तस्वीरें। उसमें आंचल की भी तस्वीर होती है और उस तस्वीर को देखकर घर के सभी लोग हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या? ये तो आंचल की तस्वीर है। हाँ बेटा, और आंचल बहुत जख्मी है। फिर विवेक और तेजेंद्र बिना देर किए फौरन उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं और फिर आंचल को घर लेकर आते हैं और उस पर उपचार भी घर में ही शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से वो 24 घंटों बाद होश में आती है। आंचल बिटिया, अचानक से कहाँ चली गई थी तुम? कुछ तो बता कर जाती बेटी। आंचल बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम रातों रात किसी को बिना बताए चली गई, वो भी अपना सारा सामान लेकर? आंचल, कहाँ गई थी तुम? वो मैं, हे भगवान, कहीं ये लड़की सच ना उगल दे। अगर इसने इन तीनों को बता दिया कि मैंने ही इसे यहाँ से जाने के लिए कहा था तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। मैंने तो इसे हम दोनों की भलाई के लिए कहा था कि यहाँ से चली जाए। अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आया था कि इसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। एक काफी अच्छी पोस्ट है, इसीलिए मैं पुणे जा रही थी। काफी जल्दबाजी में हुआ सब कुछ, इसीलिए मुझे जाना पड़ा और मैंने सोचा कि वहां पर पहुंचकर मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन सुबह होने से पहले ही हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आप लोगों को बताकर जाना चाहिए था। जॉब ऑफर? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? और तुमने जो पढ़ाई की है उसके बाद तो तुम हमारे कंपनी में भी काम कर सकती हो। क्यों पापा? हाँ चल बेटा, और हमारी कंपनी तो तुम बच्चों की ही है। उल्टा हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब साथ मिलकर
हमारी कंपनी को और आगे लेकर जा सकते हैं। तेजेंद्र अंकल, जीजू, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं पुणे की उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और उन्होंने इस एक्सीडेंट के कारण मुझे होल्ड कर दिया है और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं वहां पर चली जाऊंगी और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे सब कुछ कैसे समझ आएगा। ये बात तो सही है आंचल, लेकिन फिर भी तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे, लेकिन अगर वहां पर जाओगी तो तुम अकेली रहोगी बेटा। हाँ मालविका आंटी, रह लूंगी मैं। वैसे भी दिन भर सारा काम ही होता है और शाम में घर आऊंगी मैं। यही रूटीन होगा मेरा और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर कब तक रहती। ठीक है आंचल, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो भूलना मत, तुम्हारी ये फैमिली है तुम्हारे लिए, और खास करके मैं तुम्हारा जीजू कम बेस्ट फ्रेंड। हाँ जीजू, जरूर। और आंचल बिटिया, फिलहाल इन सब बातों को भूल जाओ और किसी बात की चिंता मत करो, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझे कि नहीं? ठीक है अंकल। आंचल का फिर से वहीं पर रहना झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिन रात कोई ना कोई आंचल की सेवा में ही लगा रहता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर रसोई में क्या कर रही हो? मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। कहिए, क्या खाना है आपको? अरे नहीं बहू, मैं बना दूंगी। दरअसल मैं वो आंचल के लिए सूप बना रही थी। ये सूप मेरी नानी माँ बनाया करती थी और इसे पीने से आंचल झट से ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए, मैं ये आंचल को देकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी, और ये सूप मैं अपने हाथों से उसे पिलाऊंगी। आखिरकार वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मालविका वहां से चली जाती है और झिलमिल का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। विवेक जी कम थे क्या, जो अब ये माँ जी भी आंचल के पीछे लट्टू हुए जा रही है। जब मुझे बुखार आया था तब तो किसी ने मेरी इतनी सेवा भी नहीं की, और आज देखो सभी लोग आंचल के पीछे ही पड़े हैं। खैर, सबके सब सेम ही है। विवेक भी अब कंपनी की सारी मीटिंग्स फटाफट खत्म करके घर जल्दी लौटता है और आंचल के पास बैठकर वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन ये सब झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आंचल के पास जाती है। आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर फिर से आती ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा था, मैं तो आपकी लाइफ से कब की चली गई थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतना याद रख आंचल, तुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा और यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तू अगर यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएगी और तेरे होते हुए वो दिन भी दूर नहीं जब तू मेरी जगह ले ले, और वो तो तू हमेशा से ही चाहती आ रही है। नहीं दीदी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था और आज भी फिर से वही दोहरा रही हूँ। मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी और मैं तो केवल अच्छे दोस्त हैं और घर में एक आप ही हो जो हमारी दोस्ती को कोई और नाम दे रही हो। प्लीज दीदी, अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। चुप हो जा आंचल, तुझ पर अच्छे बनने की एक्टिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। तू अब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार था वो अब फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। झिलमिल आंचल की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? बस बूढ़ी औरत की बात सच हो रही है
किस्मत ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है। एक वक्त था जहां पर दीदी मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करती थी, और एक आज का दिन है जहां पर वो खुद मुझे अपने आप से दूर जाने के लिए कह रही है। कैसे, आखिर कैसे मैं उनके मन की ये गलतफहमी दूर करूं? आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जीजू और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, जैसे हर जीजा साली होते हैं। फिर एक रात विवेक आंचल के लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखो आंचल, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, गुलाब जामुन फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उस दिन तुम मुझे बता रही थी ना कि तुम्हें यह आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ जीजू, थैंक यू सो मच। लेकिन जीजू, एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आंचल, बोलो ना। जीजू, हम दोनों जानते हैं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपका मेरी इतनी फिक्र करना ये दीदी को सही या अच्छा नहीं लग सकता। कितना भी सोच लो, लेकिन है तो वो आपकी बीवी ही ना। इसीलिए मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पर जितने भी दिन रहूं, प्लीज मेरे लिए आप कुछ भी मत कीजिए, वरना दीदी को बुरा लग सकता है। देखो आंचल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है कि मैं क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब किसी को प्रूव नहीं करने वाला। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और मेरी तुम्हारे लिए जितनी भी चिंता है, ये सब एक अच्छे दोस्त के नाते है। अब दूसरों को वो कुछ और लगता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उनकी यह सारी बातें तेजेंद्र सुन लेता है। देखिए ना अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ दीदी है जिन्हें मेरे और जीजू की दोस्ती से तकलीफ है, और एक तरफ जीजू है जो सच्चे दोस्त की तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, और मुझे उन्हें वही सब करने से रोकना पड़ रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आंचल, यही किस्मत का खेल है। और तीसरा इंसान दो लोगों के बीच में सैंडविच बन जाता है। लेकिन इन सब के चलते मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम विवेक से दूरी बनाओ, लेकिन उसके बदले में तुम झिलमिल को ये समझाओ कि तुम्हारा और विवेक का रिश्ता केवल दोस्ती का ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि झिलमिल काफी समझदार है, और अब तक तो वो ये बात समझ भी गई होगी। इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झिलमिल इतनी भी नादान नहीं है। अब आपको मैं क्या समझाऊं अंकल? प्यार में तो समझदार इंसान भी ना समझ बन जाता है। मेरे और जीजू के रिश्ते को दीदी कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन अगर दीदी की खुशी के लिए मुझे जीजू से दूर रहकर उन्हें हर्ट करना पड़े तो यही सही, आज से मैं यही करूंगी। विवेक भी अब आंचल के कहने पर उससे दूरी बनाए रखता है, और यह सब देखकर झिलमिल को काफी तसल्ली मिलती है। क्या बात है, विवेक जी तो आज घर पर आए, लेकिन आंचल के कमरे में बिल्कुल नहीं गए। चलो अच्छा है, इनका उसके पास इतना जाना सही भी नहीं है, क्योंकि जितना ये उसके पास जाएंगे उतनी ही मुझे तकलीफ होगी। ये तो मेरे पास ही सही है। फिर एक दिन जब झिलमिल अलमारी के ऊपर से गहनों का संदूक निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है, लेकिन स्टूल हिलने के कारण वो अचानक से स्टूल से गिर जाती है। ओह नो, झिलमिल, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या कर रही थी स्टूल पर? मेरी कमर, मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। ओह गॉड झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पर बिठाता है, और वो उसे ऑइंटमेंट लगाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है झिलमिल? हाँ विवेक जी, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम झिलमिल। लेकिन स्टूल पर चढ़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं यहीं पर था ना। मुझे कह देती, आज अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाती तो क्या होता। थैंक गॉड कि वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भी देखो ना, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक जी, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है?
आप तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये शादी तो आप सिर्फ माँ जी और पापा जी की खुशी के लिए निभा रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ये शादी माँ और पापा की खुशी के लिए निभा रहा हूँ, पर झिलमिल, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन फिक्र तो होती ही है ना। और मेरी इस फिक्र को तुम प्यार का नाम मत देना, क्योंकि वो मैं तुमसे नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखना और कुछ लगे तो बोल देना। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर झिलमिल भावुक हो जाती है और बाहर आकर विवेक खुद से कहता है, ये मुझे अभी क्या हुआ था? नहीं विवेक, अपने इमोशंस को काबू में रख। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जब झिलमिल स्टूल से गिर गई थी तो उसकी चोट से मुझे दर्द होने लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब जब झिलमिल मेरे सामने आती है तब तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ और उसके साथ साथ अपने प्यार को भी इग्नोर करता हूँ। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। पर अब वो फीलिंग्स मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये भी सच है कि मैंने एक काली लड़की से प्यार किया था, जिसे मैं एक खूबसूरत लड़की समझ बैठा था। कुछ ही दिनों में आंचल ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपना सामान लेकर जाने की जगह पर अपना सारा सामान एक नए कमरे में शिफ्ट करती है और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। आंचल, सुबह सवेरे ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? ये सारा सामान लेकर तुम्हें तो अब यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे नए कमरे में शिफ्ट करवा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं कहीं भी नहीं जा रही। अब मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? आंचल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू यहाँ पर कैसे रह सकती है? तूने मुझसे वादा किया था कि तू ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। फिर अब तू ये क्या बकवास कर रही है? हाँ दीदी, मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है और अब मैं दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? आखिर क्या बात है? आंचल झिलमिल को कोई जवाब नहीं देती और वह ऐसे ही वहां से चली जाती है और झिलमिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। यह आंचल जानबूझकर यहाँ पर रह रही है ताकि ये मेरा सब कुछ छीन सके। मेरा पति, मेरे सास ससुर, सब कुछ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये यहाँ पर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। आंचल के बदले हुए फैसले को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक्चुअली वो एक पुणे की कंपनी है जहाँ पर मैं ज्वाइनिंग करने वाली थी, लेकिन रिसेंटली उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो अब मैं वहां पर नहीं जा सकती। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बट आई जस्ट होप कि वो कंपनी ओनर सारे लॉसेस को रिकवर कर ले। हाँ मालविका आंटी, और आपको पता है, मेरी एचआर ने मुझसे कहा है कि वो मुझे इसी शहर में नौकरी देने वाली है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद में, और तब तक मैं पूरी तरह रिकवर भी हो जाऊंगी। इसीलिए अब मैं यहीं पर रहूंगी। बहुत खूब बेटा, तुमने एकदम बढ़िया फैसला लिया है। हाँ चल, और अब इसी के चलते जब तुम हम सबके साथ रहोगी तो हमें भी तुम्हारी उतनी चिंता नहीं होगी। हाँ जीजू। इन्हें तो बस अपनी साली की ही चिंता लगी रहती है, बीवी तो दूर ही रही। घर में सबको यही लगता है कि आंचल सच में किसी जॉब के बारे में बात कर रही है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर अगले दिन, झिलमिल, आज तुमने मेरा टिफिन क्यों नहीं बनाया? माँ ने कहा कि घनश्याम छुट्टी पर गया है, इसलिए आज मेरा टिफिन तुम बनाओगी। नहीं विवेक जी, मैं आपका टिफिन नहीं बनाने वाली। अरे जब आपको मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है और मुझसे कोई प्यार भी नहीं है, तो मेरे हाथ का खाना भी क्यों खाना है? अरे
अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अरे समझ भी कैसे आएगा आपको? आज तो आप बहुत खुश होंगे ना। आपकी साली जो रुकने वाली है यहाँ पर। देखो झिलमिल, वो सिर्फ मेरी साली है और कुछ नहीं। इसीलिए अपने मन में ये घटिया ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। अच्छा जी। अरे अगर वो आपकी साली है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। बीवी के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई फर्ज बनता है। तो फिर वो आप कैसे भूल सकते हो? देखो झिलमिल, बार बार मुझे इस बात पर ताना मत दिया करो, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैं इस बात से बेखबर था कि तुम एक काली लड़की हो, और अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। खैर, तुम्हें तो बस अपना ही दुख दिखता है, दूसरों के बारे में कभी सोचा है क्या? इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। आपके लिए मैंने सब कुछ किया, इतने एफर्ट्स लिए, इतना इंतजार किया, और इतना सब सहने के बाद भी मुझे इस रिश्ते में अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और अब मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। विवेक जी के पीछे भागते भागते अब मेरा दिल थक चुका है। इन्हीं ख्यालों में झिलमिल की तबीयत अब खराब हो जाती है। अरे झिलमिल बहू, तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाऊं क्या? माँ जी, आपको बनाना होता तो आप पहले ही बना कर लाती। आंचल के लिए तो आपने बिना पूछे ही सूप बनाया था, फिर मेरे लिए क्यों पूछ रही हो आप? अरे झिलमिल बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ। सब समझता है मुझे कि मेरे काले होने की वजह से सब मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। मालविका झिलमिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन झिलमिल मालविका से बात ही नहीं करती, क्योंकि वो हर बार गुजरते दिन के साथ साथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालविका, कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सच तो यही है कि झिलमिल और विवेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ तेजेंद्र, झिलमिल को आंचल का यहाँ पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि विवेक और आंचल के बीच में प्यार पनप रहा है, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं रही कि वो दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हाँ मालविका, विवेक ने हमारी खुशी के लिए शादी को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो झिलमिल को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस शादी में वो दोनों भी खुश नहीं है। हाँ तेजेंद्र, लेकिन मुझसे तो मेरे बेटे और बहू का ये चेहरा देखा नहीं जा रहा। अब झिलमिल और विवेक के रिश्ते को लेकर तेजेंद्र और मालविका भी काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक रोज, आंचल, कब बताएगी तुम्हारी वो एचआर नई जॉब के बारे में? अरे क्यों नहीं जा रही तू मेरी जिंदगी से? क्यों यहाँ पर कुंडली मार के बैठी है? आखिर मेरा खून इतना क्यों जला रही है तू? अरे दीदी, अब मैं भी क्या करूं? जैसे आप अपने बारे में सोच रही हो, वैसे ही मुझे भी मेरे बारे में सोचना होगा ना। और मैंने सोच लिया है कि मैं तो अब इसी शहर में जॉब करूंगी और इसी घर में आपके साथ भी रहूंगी। ठीक है, अगर तुझे यहाँ से नहीं जाना है तो मत जा, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और अब मुझे वहां से बुलावा आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये सुनकर आंचल बहुत हैरान रह जाती है और झिलमिल ये खबर तेजेंद्र, मालविका और विवेक को भी बता देती है। झिलमिल बहू, ऐसा मत करो, ये तुम्हारा घर है, हम सबको छोड़कर मत जाओ। हाँ झिलमिल बिटिया, हमारा इतना बड़ा कारोबार है तो उसके होते हुए तुम्हें अलग रहकर जॉब क्यों करना है? तुम तो इस घर की बहू हो बेटा। ऐसे रिश्ते में रहकर क्या फायदा माँ जी? और ऐसे ससुराल का भी क्या फायदा जब आपके इस घर में कोई इज्जत ना हो? अरे आपके बेटे को तो मुझसे प्यार भी नहीं रहा, उनका मन तो कहीं और ही लग चुका है। तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूं? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। एक बहन ही थी, लेकिन उसने भी मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया।
यहाँ पर जीते जी नाखुश रहने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं अलग रहकर अपनी लाइफ अपने सिरे से शुरू करूं, जहां पर मैं खुश रहूं। लेकिन बिटिया। नहीं पापा जी, प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं यहाँ रहकर अब किसी को परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। 10 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी दूसरे शहर में, और यहाँ पर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर झिलमिल वहां से चली जाती है। देखा विवेक बेटा, तेरे कारण वो जा रही है यहाँ से। देख बेटा, चीजें अभी भी बदल सकती है। अपनी बीवी को रोक ले, एक बार फिर से सोच ले। ये वही झिलमिल है जिसकी बातों से, जिसकी मौजूदगी से और जिसके मन से तूने इतना प्यार किया था। नहीं माँ, अगर उसे जाना है तो जाने दीजिए, और मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मालविका, तेजेंद्र और आंचल अब तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। झिलमिल, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए या फिर कुछ मंगवाना हो तो फिर तुम मुझे बोल सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नहीं विवेक जी, मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। और आपको क्या है, मैं जाऊं या रहूं, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो झिलमिल, ये तुम्हारी लाइफ है और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाने के लिए आजाद हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वाह, आंचल को तो जाने से रोक सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। साली पर तो पूरा हक जमाते हो, लेकिन आपका बीवी पर कोई हक नहीं है। वाह विवेक जी, कितने बड़े फरेबी हो आप। जाने दीजिए, आपसे तो मैं और क्या ही शिकायत करूं। झिलमिल की ये बात सुनकर विवेक कुछ भी नहीं बोल पाता और वो भी गहरी सोच में पड़ जाता है। वही आंचल ये सोच रही होती है कि वो झिलमिल को जाने से कैसे रोक ले। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। इससे पहले कि दीदी यहाँ से निकल जाए, मुझे उन्हें हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ उनके लिए ही रुकी हूँ। कुछ भी करके मुझे उन्हें और जीजू को एक करना ही होगा। दिन गुजरते जाते हैं और झिलमिल के जाने का समय नजदीक आता है। ये तुम क्या कर रही हो झिलमिल? इतनी जल्दी सारा सामान पैक क्यों कर रही हो? मेरा मतलब, अभी तो तुम्हारे जाने में पूरे 6 दिन बाकी है। हाँ विवेक जी, लेकिन मैं लास्ट मिनट पर कोई काम नहीं करना चाहती, इसीलिए धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी पैकिंग करूंगी। पूरी जिंदगी यहाँ पर बसाने आई थी मैं, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ से जाना होगा मुझे। इतना कहते हुए झिलमिल अपनी पैकिंग जारी रखती है और विवेक इस बार भी चुप रह जाता है। फिर अगले दिन अचानक से विवेक को आंचल का कॉल आता है। हाँ बोलो आंचल, क्या हुआ? जीजू, कहाँ हो आप? जल्दी से आओ, झिलमिल दीदी जा रही है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो आंचल? लेकिन झिलमिल को जाने में अभी 5 दिन बाकी है ना, तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? पता नहीं जीजू, लेकिन वो जा रही है। ठीक है आंचल, तुम उसे रोक के रखो, तब तक मैं जल्दी आता हूँ वहां पर। विवेक अब बहुत घबरा जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपनी कोई कीमती चीज हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रहा है। फिर वो फौरन घर पहुंचता है। तभी वहां पर उसे झिलमिल बैठी हुई दिखाई देती है। ये सब क्या है झिलमिल? तुम तो 5 दिन बाद जाने वाली थी ना, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? और कल तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम तो आज निकलने के लिए ही पैकिंग कर रही थी। रुक जाओ ना झिलमिल, प्लीज मत जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं विवेक जी? मैं कहीं भी नहीं जा रही। मैं 5 दिन बाद ही जाने वाली हूँ। और आपको आखिर किसने बताया कि मैं अभी जा रही हूँ? वो मुझे आंचल का फोन आया था, उसी ने कहा मुझे। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा आपको? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आज जाऊं या फिर 5 दिन बाद? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्योंकि जीजू आपसे प्यार करते हैं दीदी। क्या? हाँ दीदी, मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है जीजू को।
वो खुद से ही बातें करते हैं और वो अपने आप से कह रहे थे कि उनकी फीलिंग्स मरी नहीं है, लेकिन वो तो बस दुखी है। और मुझे कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिली थी और ना ही कोई मिलने वाली है। मैं तो बस यहाँ पर आप दोनों को एक करने के लिए रुकी हूँ और आज वो मैं करके ही रहूंगी। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ जीजू, और देखिए तो दीदी जाने वाली है ये खबर सुनकर आपकी सांसें कितनी तेज हो गई, आप कितने घबरा गए थे। और ये बात आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रही है कि आप दीदी को खोने से कितना डर रहे हो। और जीजू, आपके अंधे होने के बावजूद भी दीदी ने आपसे टूटकर प्यार किया, लेकिन आपने क्या किया? जैसे आपकी आंखों की रोशनी लौट आई, आपने उनके रंग का तिरस्कार किया, उनके प्यार का मजाक बना दिया। और ये आपने सही नहीं किया जीजू। और अब तक तो आप भी जान गए होंगे कि दीदी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ऐसी लड़की आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ चल, अब मैं समझ गया हूँ और आज मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो इतनी अच्छी लड़की को खोने जा रहा था। मुझे माफ कर दो झिलमिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मैं रूठ गया था, गुस्सा हो गया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से प्यार था और हमेशा रहेगा। प्लीज झिलमिल, बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे सब ठीक करने का। एंड आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं विवेक जी, और मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है झिलमिल, क्योंकि तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर मैं जान गया हूँ कि असल में बाहरी सुंदरता कुछ काम की नहीं होती। इंसान अपने मन और स्वभाव से जाना जाता है, ना कि अपने रंग रूप से। हाँ विवेक जी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन सही समय पर आपको आपकी सारी गलती समझ आई। और आंचल, थैंक यू सो मच। आज अगर तू ये सब नहीं करती तो शायद विवेक जी के मन में दबी हुई फीलिंग्स कभी बाहर नहीं आती। और मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है। तेरी और विवेक जी की दोस्ती को गलत समझ बैठी। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लगा होगा। और अब ये रोना धोना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।